प्रथा विल बीन कुकिंग, इतनी पढ़ते ही जबान रुक जाएगी ना, कौन सी अंग्रेजी है ये। प्रथा विल बीन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो खैर ए पार्ट में है, उसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, विल के साथ बीन लगा नहीं सकते। तो वो तो आंसर हमने कर लिया। मुझे कमेंट में ये बताओ लगेगा क्या वहां पे, लगेगा क्या ये बताइए, करेक्ट कैसे करेंगे आप। और यहां पे टेस्टिंग होती है समझ के। अब नेहा कह रही है विल कुक हो जाएगा, विल भी कुकिंग करा दी काजल, विल भी कर दो सर। पूरा सेंटेंस नहीं देखते ना, दिक्कत ये है आप लोगों की। अब देखो मासूमियत में जॉब हंट करें V3 आएगी, तो V3 विल बीन के बाद V3 लगा सकते हैं क्या, कुकड लिख दे वहां पे। आइए समझ लेते हैं। देखो विल के साथ कितनी तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो विल कुक लगाऊंगा, सॉरी प्रेजेंट कह रहा हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट में जाओगे तो विल कुक करोगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाओगे तो विल बी कुकिंग करोगे, हाँ या ना। फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे तो विल हैव कुक्ड करोगे, यस और नो। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाओगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम, विल हैव बीन कुकिंग। बात समझ आ रही है? तो सिर्फ तुक्का नहीं मारना कि विल लगा है तो सर कुक कर दो वहां पे, अरे पूरा देखो तो सही। वर्ब और टेंस पढ़ते आ रहे हो बचपन से, लेकिन क्या ये समझ डेवलप हो पाती है क्या हमारी, कि कब किस बात को कौन से टेंस में कहना है, कि बस गणित भिड़ाते रहेंगे, अच्छा विल लगा है कुक कर दो, या बीन लगा हुआ, अच्छा अच्छा हैव छूट गया होगा, विल हैव बीन कर दो। कॉन्टेक्स्ट समझना है, कौन सा टेंस कहां लगता है। इवन टेंस के जो नामकरण होते हैं ना, उसके नाम के पीछे भी रीजन है। उसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, परफेक्ट क्यों बोलते हैं। यहां भाव परफेक्ट का है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि पृथा विल हैव कुक्ड द मील, यहां पे विल हैव कुक्ड हो जाएगा। ये फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे आप कि पृथा खाना बना चुकी होगी तुम्हारी पसंद का जब तक तुम घर पहुंचोगे, तो यानी घर पहुंचने से पहले, वही बिफोर। तो इसका मतलब कि वो काम पूरा हो चुका है, वो काम पूरा हो चुका है, वो काम पूरा हो चुका है, तो किस में जाओगे आप, परफेक्ट में जाओगे। तो फ्यूचर परफेक्ट है कि भाई इस समय तक कल ये काम पूरा हो चुका होगा, तुम जब तक पहुंचोगे तब तक वो खाना तुम्हारी चॉइस का बना चुकी होगी। इवन एग्जाम में जैसे यहाँ बिफोर लिखा हुआ है, आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चंस में बाय द टाइम भी लिखा होता है, बाय द टाइम यू रीच होम, राइट। सो बाय द टाइम एक्सप्रेशन के साथ भी आता है, तो एकदम दिमाग में इसको बांध लो, बिठा लो कि बाय द टाइम या बिफोर के बाद जो आप लिखेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और इधर ये किस में होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चीजों को तुक्का नहीं मारना, पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। शी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट शी वाज फेसिंग, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अतुल ने 2 बार विल हैव बताया था। ओके अतुल, बहुत धन्यवाद। इसमें आपको मैं हिंट दे दूं वैसे भी, हाँ रविंद्र का जवाब सबसे पहले आया है, नेहा का आ गया, बहुत बढ़िया। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई बच्चों बताओ। आपको पता है कि वो सारे एडवर्ब जिनमें ऑलरेडी नेगेटिव सेंस होता है, रेयरली यहां पे आपको दिख रहा है, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, राइट, नेवर, नोवेयर, ये सब जो नेगेटिव वाले एडवर्ब हैं, इनके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड लगा दोगे तो वो पूरी बात को कैंसिल आउट करके पॉजिटिव बना देते हैं। तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट है ये एडवर्ब का, जिन पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते रहे हैं। तो शी रेयरली अप्रोच्ड एनीबडी आपको कहना पड़ेगा, राइट। तो नो बडी को एनी बडी से आप रिप्लेस करेंगे टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट शी वॉज फेसिंग। सो शी रेयरली अप्रोच्ड एनी बडी, यानी उसने किसी को अप्रोच नहीं किया उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए जो वो फेस कर रही थी। अगेन देखो दैट शी वॉज फेसिंग क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। और आप लोगों की आंखें पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस को देख पाएं, इसीलिए मैं बार बार ये छेड़ता रहता हूं कि कैसा फ्रेज है, कैसा क्लॉज है। अगर पूरे सेंटेंस में नहीं देख पाओगे ना, तो अच्छे लेवल के एग्जाम्स या अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाओगे। देखो वही पढ़ाई करनी है, उसी से एमटीएस भी है, सीएचएसएल भी है, सीजीएल भी है, सीपीओ भी है, स्टेनो भी है, उसी से इतनी सारी ग्रेड पे हैं, उसी से 4200 ग्रेड पे भी है, 4600 भी है, 4800 भी। तो जितनी रैंक आप ऊपर लाओगे उतना बेहतर आपको पोजीशन मिलेगी।
तो चीज़ों को जब पढ़ो तो ढंग से पढ़ लो, कौन सा रॉकेट साइंस है, बचपन में पढ़ा था शायद, रट के पढ़ा था, अब समझ के पढ़ लेना, क्या मुश्किल है। तो जब इस अप्रोच से आप देखेंगे ना, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कैसे भी आते हो, कोई मुश्किल नहीं है। एसएससी अभी भी डिफिकल्टी लेवल में लोएस्ट लेवल का एग्जाम है, मैं अपनी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की। उसके ऊपर आईबीपीएस आता, उसके ऊपर एसबीआई आता, उसके ऊपर फिर मैनेजमेंट एग्जाम्स आते हैं। सो ये लोएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का पेपर है, आपने हवा बना करके इसको आप बड़ा कर देते हो। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो अब यहां देखो, अलग तरीके से पूछ लिया, तीन को अंडरलाइन किया, पूछ रहा है किसमें एरर है। द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग सिंस द लॉकडाउन कमेंस्ड। बताइए किसके साथ जा रहे हैं। हैज नॉट के साथ बीइंग लग सकता है, बताओ। बीइंग लगेगा ना, हैज नॉट बीन मेकिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की दत्ता कंपनी नए स्कूल बैग्स नहीं बना रही है जब से लॉकडाउन कमेंस हुआ है। और इसके ऊपर भी भरपूर सेंटेंस हमें मिलते हैं, ये दिमाग में बिठा ही लो एक तरीके से। सिंस का यहाँ पे सेंस क्या है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो सिंस के बाद जो आप क्लॉज लिखते हैं ना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही जाता है, क्योंकि ये पास्ट के टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। पास्ट के टाइम की तरफ तो इशारा कर रहा है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से दत्ता कंपनी जो है वो नए स्कूल बैग्स नहीं बना रही है। और वही है कि ये भी पास्ट का ही एक टाइम हो गया, तो इसके बाद जो क्लॉज लिखते हैं वो भी पास्ट में ही जाता है, पास्ट इंडेफिनिट।